जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जीएस रिवीजन श्रृंखला में अभी तक हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन तक पढ़ चुके थे आधुनिक भारत में। आज बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि बंगाल में इन लोगों ने कैसे अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ाया। 1717 में क्या होता है कि मुर्शिद कुली खां बंगाल का जो है सूबेदार नियुक्त होता है और ये इसको अपना स्वतंत्र राज्य जो है घोषित कर लेता है। जो है मुगलों से ये स्वतंत्र हो जाता है, ऐसा घोषित करके राज्य चलाने लगता है। ठीक है, इसने क्या करता है कि ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई और यह बंगाल का पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक जो अधिकार पत्र था, दस्तक जिसको कहा जाता था, तो उस पर उसका जो है दुरुपयोग किया। मतलब उस पर जो अधिकार पत्र था जिस पर साइन किया गया था उसमें अपनी मनमानी चलानी इसने चालू की। ठीक है, किसने? मुर्शिद कुली खान ने। 1727 में ये क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है इसकी। तो उसके बाद जो है शुजाउद्दौला गद्दी पर बैठता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। ये नाम याद करते चलिएगा, ठीक। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बैठेगा? शुजाउद्दौला 1727 में। यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था और इसकी मृत्यु हो जाती है 1732 में। तो नहीं, 1732 में अली वर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक है, उप सूबेदार नियुक्त करता है बिहार का। ठीक है, बिहार का। 1739 में शुजाउद्दौला की मृत्यु होती है और इसका पुत्र सरफराज खां, नाम है सरफराज खां। तो 1739 में सरफराज खां नवाब बनता है और यहाँ 1732 में जो है अली वर्दी खां जो है उप सूबेदार नियुक्त हो चुका है। कहाँ का? बिहार का। अब यही जो है अली वर्दी खां, ये शुजाउद्दौला का जो पुत्र है सरफराज खां, इसको इसके पर विद्रोह करके इसको हटा देगा। ठीक है, हत्या कर देगा और खुद बन जाएगा बंगाल का नवाब। ठीक, अब अली वर्दी खां आ जाएगा सीन में। तो अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बन चुका है। 1740 से 56 तक ये राज करेगा। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी, अगर छेड़ा गया तो काट काट कर इन्हें मार डालेंगी। ठीक, ये जो है बहुत फेमस इसके शब्द हैं और जो है इसको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। मधुमक्खियों से, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की थी? अली वर्दी खां ने। अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था तो इसने अपने नाती, मतलब सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब आ जाएगा सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठेगा 56 से 57 तक। ठीक, तो सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों की मनमानी को जो है सहन नहीं किया इसने, तो जिससे संबंध बिगड़ गए अंग्रेजों के और इसके बीच में। ठीक है, इसने क्या किया कि अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को शरण दे रखी थी अपने यहाँ। तो नवाब ने क्या किया कि नवाब के मना करने के बावजूद भी क्या हुआ कि बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे अंग्रेज लोग। ठीक है, नवाब की कोई सुन नहीं रहे थे। तो इसने क्या किया कि सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया और 15 जून 1756, ठीक है, 15 जून 1756 को क्या किया कि नवाब ने कलकत्ता स्थित एक फोर्ट विलियम पर, जो कलकत्ता में स्थित था, तो उस पर आक्रमण कर दिया और कब्जा कर लिया। ठीक है, 5 दिनों तक युद्ध चला और कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया इसमें और अंग्रेज भाग कर फुल्टा नामक टापू में शरण ले लिया। ठीक, यहाँ पर एक काल कोठरी की घटना घटित होती है इस युद्ध में। ये होती है 20 जून 1756 की घटना है। इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है हॉलवेल, इसका नाम याद रखिएगा, हॉलवेल नाम है, यही एक बचा था उस घटना में। तो ये कहता है कि हॉलवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 मर गए थे दूसरे दिन और 23 अंग्रेज केवल जीवित बचे थे। तो इन्हीं 23 में से एक था हॉलवेल। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, किसमें बंद किया होगा इसने? कमरे में। कमरे को क्या कहते हैं? हॉल कहते हैं। ठीक है, तो हॉल में इसको बंद किया गया था और इसका नाम है हॉलवेल। इसको हॉल में बंद किया गया था, हॉलवेल को। ठीक है, तो यही इसकी जो है ये बताता है। अब ये मनगढ़ंत है, क्या है कुछ नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इतिहास में इसी ने बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ था। इसको कहा जाता है काल कोठरी की घटना। ठीक है, ये कब घटित हुई थी? 20 जून 1756 को। संभवतः यह हॉलवेल की मनगढ़ंत कहानी हो सकती है क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से नहीं हुई है, जैसा कि अभी मैंने बताया। प्लासी का युद्ध, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? भागीरथी नदी के तट पर। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व में होता है। ठीक, एक छोटी सी अंग्रेज सेना और नवाब सिराजुद्दौला के 50,000 की सेना के साथ हुआ। सिराजुद्दौला का सेना बड़ा था। यह युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफ़र अपनी सेना लेकर अलग हो गया। मीर जाफ़र ने क्या कर दिया? धोखा। इसलिए आज भी जब धोखेबाज आदमियों का नाम आता है तो वो लोग क्या करते हैं, जो है मीर जाफ़र का उदाहरण देते हैं कि ये मीर जाफ़र ठहरा, मतलब ये धोखेबाज ठहरा।
हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है, मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया, वहाँ भी उसको नहीं छोड़ा और उसको मार दिया गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन दिया इसने, ठीक है। यह प्लासी के युद्ध में भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दिया इस युद्ध ने। किस युद्ध ने? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी प्रभुसत्ता का नींव डाला, ठीक। कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हो गई। देखिए यहाँ से अभी कंपनी को क्या प्राप्त हुई? 24 परगना एक जिला था, वहाँ की दीवानी प्राप्त कर ली किसने? कंपनी ने, ठीक। अब आइए, अब मीर जाफर को भी तो हटाएंगे क्योंकि अंग्रेज़ों का जो है बढ़ता जा रहा है कि कितना पा जाए, कितना धन हड़प कर लें। तो ये क्या हो जाएगा? क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र के बारे में सुनिए कि कैसे षड्यंत्र रचा गया था। तो सिराजुद्दौला को हटाने के लिए इसने किससे किससे हाथ मिलाया? जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसको कहा कि हम तुमको नवाब बना देंगे, तो ये इसको मिला लिया। ये जो उसका जो है दीवान था राय दुर्लभ, इसको अपनी तरफ मिला लिया। सैनिक अधिकारी था यार लतीफ़, इसको मिला लिया। और बंगाल का एक व्यापारी था जगत सेठ, इसको मिला ले। तो ये चारों के नाम याद रखिएगा, मीर जाफर जो कि सेनापति था, दीवान राय दुर्लभ, सैनिक अधिकारी यार लतीफ़ और जगत सेठ को अंग्रेजों ने मिलाकर एक षड्यंत्र रचा था सिराजुद्दौला के खिलाफ, ठीक है। तब हुई थी कौन? प्लासी का युद्ध हुआ था और उसको हराया गया था। अब मीर जाफर जो कि सुल्तान है, वो नवाब है, 1757 से 60 तक ये रहेगा, ठीक। और इसके बाद क्या करेंगे? क्लाइव जो है इंग्लैंड वापस चला जाता है इसको नवाब बनाकर। इसके स्थान पर, क्लाइव के स्थान पर कौन बन के आएगा बंगाल का गवर्नर? बेनस्टार्ट। कौन आएगा? बेनस्टार्ट, नाम याद रखिएगा, बेनस्टार्ट। अब बेनस्टार्ट आएगा, इसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ी रहेंगी, अंग्रेजी हुकूमत को बढ़ाना रहेगा, तो ये क्या करेगा? इससे और ज़्यादा मांग करेगा, ठीक है, रुपयों की और जो है सत्ता की, ताकत की, ठीक है। तो ये जो है जब देते देते थक जाएगा कि यार अब हमारे पास ही रुपये नहीं बच रहे हैं, हम ही जो है सब कुछ, जैसे जो कर वसूलना है, राजस्व वसूलना है, सब यही लोग अंग्रेज लोग कर रहे हैं, तो ये क्या कर लेगा? उन लोगों का मानता बंद कर देगा। कई चीज़ें मानना बंद कर देता है जब, तो ये क्या कर देते हैं? लोग रुष्ट हो जाते हैं और क्या करेंगे कि उन्हीं की तरीके से जैसे सिराजुद्दौला को हटाया था, ऐसे ही एक रहता है मीर कासिम, तो मीर कासिम से मिल जाएंगे और उसको कहेगा, क्या कहेगा कि नवाब तुमको बना देंगे और जो है अगर तुम हमारी कुछ मांगों को या हमारी कुछ महत्वाकांक्षाओं को पूरा करो, ठीक है, हमारे कहने से चलो। तो मीर कासिम सोचता है कि ठीक है, कुछ नहीं है, तो मीर कासिम नवाब बनने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है, मीर जाफ़र को हटाओ, ठीक। अब मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाएगा, ठीक है। तो मीर कासिम बनेगा नवाब 1760 से 63 में, ठीक। मीर कासिम क्या करेगा? देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि मीर कासिम समझौते के अनुसार मीर कासिम नवाब बनाया जाएगा और बदले में मीर कासिम कंपनी को वर्धमान और मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी जो है किसको सौंप देगा? अंग्रेजों को सौंप देगा, ठीक है, अंग्रेजों को सौंप देगा। किसके किसके? वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, तीनों का नाम याद रखिए। और जो कि मीर जाफ़र जब बना था तो उससे लिया गया था 24 परगना की जो है दीवानी, अब इनसे 3 जगह की दीवानी ले ली गई। तो ऐसे ही ये लोग चेंज करते रहेंगे और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते रहेंगे। मीर कासिम क्या होगा कि मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बना लेता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक समय आने के बाद थक जाएगा अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने से, वो नहीं पूरा कर पाएगा, तो क्या करेगा? अपनी राजधानी को ही चेंज कर लेगा जिससे थोड़ी उनसे दूरी बनाई जा सके, ठीक है। अंग्रेज़ी को इसको पता चल जाएगा। मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक का निर्माण करने का कारखाना भी स्थापित करता है कौन? मीर कासिम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए एक जर्मन अधिकारी, नाम था बाल्टन रेनहार्ड, तो इसको नियुक्त किया, ठीक। 1763 में मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया। इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अभी तक क्या था कि जो है बंगाल में जो व्यापार कर से छूट मिली थी केवल अंग्रेज़ों को मिली थी। अब इसने पूरे बंगाल को व्यापार कर से जब मुक्त कर दिया तो सभी जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे सबको छूट मिल गई ना। तो क्या हुआ कि अंग्रेज इससे गुस्सा हो जाएंगे और इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को पुनः नवाब घोषित कर दिया। फिर से मीर जाफ़र को नवाब घोषित कर देंगे और मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। इससे क्या होगा कि 1765 में क्लाइव पुनः भारत, मीर कासिम जाके भाग जाएगा और क्या करेंगे? ये लोग त्रिगुट बनाएंगे, मीर कासिम और दिल्ली का जो मुगल सम्राट रहेगा वो और अवध का नवाब, ये तीनों मिलकर एक त्रिगुट बनाएंगे और कहेंगे अब लड़ा जाएगा अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक। तो उसी के बारे में है कि 1765 में जब युद्ध चालू होगा तो क्लाइव को फिर से बुलाया जाएगा, भारत आएगा इसने, और बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट व अवध के नवाब, ये जो त्रिगुट मैंने बताया, इस त्रिगुट के खिलाफ ये लोग युद्ध करेंगे, ठीक, अंग्रेज़ों के खिलाफ।
तो सर्वप्रथम क्लाइव ने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से संधि की। संधि के अनुसार प्रशासन के सारे अधिकार कंपनी के हाथों में होगा। नवाब को प्रतिवर्ष 53 लाख रुपये सालाना कंपनी देगी। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा? अभी जब युद्ध हो जाएगा पूरा उसके बाद। ठीक, अभी तो बक्सर का युद्ध बाकी है। बक्सर का युद्ध होगा 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, जो कि अवध का नवाब है, शुजाउद्दौला। ठीक, इस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और बक्सर का युद्ध होगा अंग्रेजों से। ठीक, अंग्रेज सेना इसमें नेतृत्व में इसमें कौन करेगा? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कौन क्या करता है? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है बक्सर के युद्ध में। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हो जाती हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक, अब अंग्रेज जब जीत गए तो इलाहाबाद की संधि होगी 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की दो संधियां हैं, एक 12 अगस्त को होती है। तो 12 अगस्त 1765 की इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई किसके किसके बीच? तो मुगल सम्राट और शाह आलम द्वितीय, मतलब जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है उसके और अंग्रेजों के बीच में। ठीक, तो ये संधि 12 अगस्त को होती है। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देगी। ठीक, कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये पेंशन के रूप में देगी। याद रखिएगा इस रकम को, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। 26 लाख की जगह 52 लाख दे देंगे, 50 लाख दे देंगे, बताएंगे सही है गलत है, तो बताना रहेगा आपको। ठीक है, तो 26 लाख रुपये पेंशन देगी किसको? मुगल सम्राट को। ठीक है, और मुगल सम्राट बंगाल, बिहार व उड़ीसा, कौन कौन से? बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान कर देगा। ठीक है, दीवानी कंपनी को प्रदान कर देगा। और क्या होगा? दूसरी संधि देख लीजिए। तो दूसरी दूसरी संधि होती है 16 अगस्त को, 4 दिन बाद। ठीक, यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच होती है। पहली संधि जो है मुगल सम्राट के और अंग्रेजों के बीच हुई थी, और ये हो रही है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य। ठीक, इसमें क्या होगा कि कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे देती है। अवध के नवाब पर हर्जाना लगा देती है 50 लाख रुपया। देखिए यहाँ पर देना इनको कितना देगी पेंशन के रूप में? 26 लाख रुपया। ठीक है, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया पेंशन देगी, और इधर अवध के नवाब से कितना जो है हर्जाना ले रही है? 50 लाख रुपया। ठीक है, 50 लाख रुपया और चुनार का किला कंपनी प्राप्त कर लेगी। ठीक, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी है कि कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और चौथी चीज़ है कि अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च खुद अवध का नवाब देगा। ठीक, तो ये जो है 4 शर्तें अवध के नवाब मान जाते हैं, और यहीं से द्वैध शासन प्रणाली जो है चालू हो जाती है। ये कब से कब तक रहती है? 1765 से 1772 तक, जब तक वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होकर नहीं आता है। ठीक है, 72 में वारेन हेस्टिंग्स जब आता है तो द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर देता है और कंपनी और बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर देता है। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अब आएगा इसी में पढ़िए आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, तो आंग्ल मैसूर युद्ध पहले देख लीजिए कि इसकी पृष्ठभूमिका जो भूमिका है कि यह है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर में एक राजा थे। क्या नाम था? चिक्का कृष्णराज। क्या नाम था? चिक्का कृष्णराज नामक एक शासक का शासन था, लेकिन इनका वास्तविक जो ताकत थी किसके पास थी? वो थी शक्ति नंदराज के पास। वास्तविक शक्ति नंदराज के पास की थी। ठीक है, नंदराज नाम था इनका। इसी समय मैसूर की सेना में हैदर अली जो है फौजी या सिपाही के रूप में भर्ती होता है। इसका पिता भी सिपाही था और बाद में वो युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद हैदर अली भी सिपाही के रूप में भर्ती हो जाता है। हैदर अली के गुण योग्यता के कारण 1755 में इसको डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया जाता है। अब डिंडीगुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से, देखिए यहाँ पे बहुत शब्द इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसियों के सहयोग से, मतलब इसके फ्रांसीसियों से रिश्ते अच्छे थे। अब फ्रांसीसियों से रिश्ते अच्छे थे तो इसका मतलब ऑटोमेटिक अंग्रेजों से रिश्ते इसके खराब हो जाएंगे। तो फ्रांसीसियों के सहयोग से क्या करता है? आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करता है। कौन? हैदर अली, डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में। ठीक, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 1759, 4 साल बाद ये क्या करता है कि मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। किसने? मराठों ने 1759 में मैसूर पर आक्रमण कर दिया। हैदर के नेतृत्व में मैसूर की सेना मराठों को पराजित कर देती है।
अब जब मैसूर ही जो है मैसूर की सेना में अगवाकार कौन बन के आया, हैदर अली। जब ये जान गया कि सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर मैं ही हूँ इस समय, तो ये क्या करता है कि 1760 में चिक्का कृष्णराज जो कि वहाँ के राजा थे, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद हैदर अली खुद को जो है स्वतंत्र शासक मैसूर का घोषित कर देता है, उनके पुत्र को नहीं। अब आपको होगा कि अंग्रेज प्रारंभ से ही हैदर अली को शत्रु मानते थे, जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांसीसियों से इसके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। तो अब इन दोनों में जो है थोड़ा सा अनबन चालू होगा और क्या हो जाएगा, कई युद्ध होंगे। कई मतलब लगभग 4 युद्ध होंगे। 4 युद्धों में से प्रथम युद्ध क्यों होता है, तो ये होता है 1767 से 69 तक, 69 के बीच में, 1767 से लेकर 69 के बीच में। ठीक, ये होता क्यों है, क्योंकि इस समय युद्ध का मुख्य कारण था मद्रास की अंग्रेजी सरकार तथा मैसूर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद। ठीक, तो इस सीमा विवाद के कारण होता है। सर्वप्रथम 1767 में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया। नाम याद रखिएगा मिस्टर साहब का, जोसेफ स्मिथ। प्रारंभ में हैदर अली पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर मद्रास तक पीछा करते हुए भगा दिया। ठीक है, अंग्रेज जो है त्रस्त हो गए और उन्होंने संधि की प्रस्तावना रखी, तो मद्रास की संधि हुई। ठीक, इस संधि को भी याद रखिएगा, मद्रास की संधि कब होती है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को खत्म करने के लिए मद्रास की संधि हो रही है 1769 में। 1769 में इस संधि के दौरान एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र जो है वापस कर दिए जाएंगे। हैदर अली अंग्रेजी बंदियों को छोड़ देगा तथा अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का हर्जाना देने को तैयार हो गए। ठीक, अब आएगा द्वितीय युद्ध। तो द्वितीय युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच। ठीक, 80 से 84 के बीच। ये क्यों होगा, तो इसका कारण यह था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार कर लिया, जो हैदर के राज के अंतर्गत आता था। एक फ्रांसीसी, देखिए फ्रांसीसी फिर आ गए यहाँ पे। फ्रांसीसी एक्चुअली हैदर अली के बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे। तो फ्रांसीसी क्या करते हैं, एक बंदरगाह हैदर अली ने दे रखा था फ्रांसीसियों को, तो उस पर अंग्रेज जो है अधिकार कर लेंगे। तो फ्रांसीसी आएंगे हैदर अली से बताएंगे कि देखिए आपने जो हमको दिया था बंदरगाह, उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब एक बार तो हैदर अली उनको हरा चुका है, मनोबल बढ़ा हुआ है, तो ये फिर जो है उन पर आक्रमण कर देगा। ठीक, हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों के मित्र किस पे, मित्र राज कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। ठीक, किसने, हैदर अली ने। अब क्या होगा कि कर्नाटक के नवाब भागेंगे किसके पास, अंग्रेजों के पास। नाम था मोहम्मद अली। ठीक है, तो हैदर के विरुद्ध अंग्रेजी सहायता पाने के लिए ये जो है अंग्रेजों के पास जाएगा। तो अंग्रेजों ने 2 सेनापतियों के नेतृत्व में 2 सेना की टुकड़ी भेजी। ठीक है, एक तो था हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो की जो नेतृत्व वाली सेना थी, इसको जो हैदर अली का पुत्र है टीपू सुल्तान, ये बीच में ही रास्ते में ही रोक लेगा और वहीं पर युद्ध करने लगेगा, ये कर्नाटक पहुंचने ही नहीं देगा। ठीक है, अब जो है अगर एक हेक्टर मुनरो वाली सेना बीच में ही रुक गई, कर्नाटक नहीं पहुंची, तो कर्नाटक एक ही सेना पहुंचेगी। ठीक, तो जो कर्नाटक पहुंची, परिणाम स्वरूप अरंदी के में हैदर ने कर्नल बेली, जो कर्नल बेली थे, देखिए हेक्टर मुनरो वाली के नेतृत्व वाली सेना को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। किसने रोका, टीपू सुल्तान ने। और कर्नल बेली वाली सेना के नेतृत्व में जो सेना थी वो पहुंची कर्नाटक युद्ध करने के लिए, तो एक ही सेना थी, इसको आसानी से हैदर अली ने पराजित कर दिया। लेकिन जब ये जो है षड्यंत्र सुना अंग्रेजों ने, तो क्या किया कि 1782 में अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में एक और सेना भेज दी मैसूर पर आक्रमण के लिए। ठीक है, और ये आक्रमण हुआ मैसूर पर, क्योंकि अभी ये लोग कर्नाटक में हैं। तो मैसूर पर यह आक्रमण हुआ और इसको जो है और पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। हैदर इसमें पराजित हो जाता है। इस युद्ध में घायल होने के बाद हैदर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पोर्टो नोवा का युद्ध याद रखिएगा कब होता है, 1782 में हैदर अली इसमें मर जाता है। ठीक, हैदर की मृत्यु के बाद सुल्तान कौन बनता है या नवाब कौन बनेगा वहाँ का, टीपू, जो उसका पुत्र है। ठीक, वहाँ का शासक बनता है। इसने युद्ध को जारी रखा और 1783 में इसने ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित किया। लेकिन इसी समय यूरोप की एक संधि के कारण फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया और टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक, अब हो जाएगा कौन सी संधि, मंगलोर की संधि। 1784 में होगी मंगलोर की संधि। ठीक है, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करेगी। और इसमें क्या होगा कि वही चीज़, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए जाएंगे, अंग्रेज बंदियों को छोड़ दिया जाएगा और इसमें युद्ध का हर्जाना कोई किसी को नहीं देता है, क्योंकि ये युद्ध लगभग बराबरी में समाप्त हुआ था। अब होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1990 से 92 में। इसका जो तात्कालिक कारण था, आयकोटा और क्रेंगानूर
के 2 दुर्ग जो कि डचों से टीपू खरीदना चाहता था, लेकिन कौन कौन से, आइकोटा और क्रेंगानूर। आइकोटा और क्रेंगानूर ये जो दुर्ग थे इनको टीपू खरीदना चाहता था, लेकिन जो अंग्रेजों के मित्र राज रहता है एक त्रावणकोर, ठीक है, केरल में, तो त्रावणकोर के राजा उस समय खरीद लेता है इनको, ठीक है। टीपू इससे नाराज हो जाता है कि इसको तो मैं खरीदना चाहता था, इन्होंने कैसे खरीद लिया, इसमें अंग्रेजों की मिली भगत रही होगी। और ये क्या करता है कि त्रावणकोर पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। गर्म दिमाग का था ही। तो इसी समय जो है त्रावणकोर वाले जो राजा साहब थे उन्होंने जो है अंग्रेजों से क्या कर लिया, सहायता मांगी। तो इस समय क्या होगा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करेगा, कॉर्नवालिस ने मराठा तथा निजाम से संधि करके सम्मिलित रूप से मैसूर पर आक्रमण किया और कहा कि अब इसको ख़त्म ही कर देना है। तो मराठा और जो है निजाम को भी अपने साथ मिला लिया। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीतकर श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया और बाध्य होकर टीपू ने अंग्रेजों के सामने हथियार डाल दिए, घुटने टेक दिए। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध खत्म होगा 1792 में। इस युद्ध में जो तृतीय युद्ध था इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध में समाप्त करता है ये कौन, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस संधि के द्वारा टीपू का आधा राज्य जो है ले लिया गया, जिसे अंग्रेज, मराठे और निजाम आपस में बांट लेते हैं, ठीक। इस युद्ध में 3 लोग एक तरफ थे, अंग्रेज थे, मराठे और निजाम एक तरफ से लड़े थे। टीपू पर 3 करोड़ का हर्जाना लगाया गया, जो कि टीपू के पास थे ही नहीं भरने के लिए। तो क्या करता है टीपू, अपने 2 पुत्रों को गिरवी रख देता है कॉर्नवालिस के पास। कॉर्नवालिस इनको बंधक बना लेता है और टीपू की सेना भी सीमित कर देता है, उसकी सेना सीमित कर देता है कि आप केवल इतनी ही सेना रख सकते हैं, ठीक। अब होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये क्यों होगा, ये जो है लॉर्ड का जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, तो आप एक जानते होंगे कि नाम जानते होंगे कि इसने एक सहायक संधि चलाई थी, जिसके दौरान क्या होता था कि जो नवाब होता था या अलग अलग जो साम्राज्य थे छोटे छोटे, उसमें अंग्रेजों की सेना रखनी होती थी, ठीक है। अंग्रेजों की सेना रखनी होती थी और कहता था कि मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, लेकिन इस हमारी सेना का क्या करेंगे, जो भरण पोषण है, जो तनख्वाह है, भरण पोषण का काम सारा जिस राज्य में रहेगी उस राज्य के लोग ही देखेंगे, उस राज्य का राजा ही देखेगा। तो अधिकतर लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग कहते थे अंग्रेज लोग कि हमारी सेना आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन जब सेना रहती थी बाहरी सेना तो जरूर ही थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होता था, इसीलिए जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता था। तो सहायक संधि का स्वीकार पत्र भेजा कि आप इसको स्वीकार कीजिए। टीपू सुल्तान ने उसे अस्वीकार कर दिया, कहा हम सहायक संधि नहीं करेंगे, मतलब आपकी सेना अपने पास नहीं रखेंगे। परिणामतः 1799 में वेलेस्ली क्या करेगा, मैसूर पर आक्रमण कर देगा। और मैसूर का राजा जो है टीपू सुल्तान बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसके पास न सैनिक हैं, न शस्त्र है, न पारिवारिक जो है शक्ति है, क्योंकि पुत्र भी उसके दोनों किसके पास हैं, जो है इसने रख दिया था गिरवी कॉर्नवालिस के पास, जो कि बंधक बना के उसने पता नहीं मार डाले कि जिंदा रखे, ठीक। तो वेलेस्ली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों को विजित करते हुए श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया। टीपू अंग्रेजों के युद्ध करते हुए दुर्ग के द्वार पर ही मारा गया और मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। जिससे इसकी कहानी ख़त्म होगी टीपू की पूरी। बाद में क्या होगा, जब मैसूर पूरा इन लोगों से ख़त्म हो गया तो बेदियार वंश, वही जिनको टीपू के पिता हैदर अली ने जिनको हटाकर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, खुद राजा बन गया था, तो यही बेदार वंशीय एक बालक रहता है कृष्णराज। कृष्णराज को राजा वो लोग घोषित कर देते हैं और वहाँ पे जो उनके संरक्षक रहते हैं अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं तथा मैसूर पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो जाता है, ठीक। अब ये युद्ध पूरे तरह से समाप्त हो जाएगा। 1834 में विलियम बेंटिक ने मैसूर को जीत लिया और अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन ये होगा 1834 में। और यहाँ से 1834 तक जो है ये सहायक संधि मैसूर में बरकरार रहेगी बालक कृष्णराज के राज में, ठीक। अब आइए जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं इसको एक सूक्ष्म दृष्टि से बहुत जल्दी से देख लेते हैं। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 में हुआ था। कारण था अंग्रेजों एवं हैदर के बीच कर्नाटक का सीमा विवाद। मद्रास की संधि होती है 1769 में और अंग्रेज इसमें पराजित रहते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 80 से 84 के बीच में। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार कर लिया गया था, इसीलिए होता है। और मंगलौर की संधि 1784 में होती है और ये अनिर्णित रहता है, इसमें कोई जीतता हारता नहीं है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790-92 में। टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया जाता है, इसीलिए ये युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में और टीपू इसमें पराजित हो जाता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। टीपू सहायक संधि स्वीकार नहीं करता है, इसलिए होता है।
और टीपू का वध इसमें हो जाता है, टीपू टीपू की पराजय हो जाती है। ठीक, अब टीपू सुल्तान 1782 से 1799 इसके बारे में पढ़ लेंगे। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में ये जो है टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है। 1787 में बादशाह की उपाधि धारण करता है और अपने नाम के सिक्के चलवाता है। ठीक, इसने वर्ष महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया गया तथा नया पंचांग कैलेंडर का प्रचलन किया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में कि इसने जो हिंदू महीने थे, हिंदू महीनों के नाम थे, उसको चेंज करके अरबी नाम जो है का कैलेंडर बनवाता है। कौन? टीपू सुल्तान। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसको सहज स्वीकार कर लिया था टीपू सुल्तान ने। मतलब श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने करवाई थी? टीपू सुल्तान ने। यह स्वयं जैकोबियन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा था। ठीक, टीपू सुल्तान धर्म सहिष्णु शासक था। इसने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत एवं शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए धन प्रदान किया था। हालांकि ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि जो लेफ्टिस्ट राइटर थे, इतिहासकार, उन्होंने केवल लिख दिया है उसकी छवि को अच्छा करने के लिए। और जो है टीपू सुल्तान वास्तव में बहुत ही कट्टर मुसलमान था। ठीक है, तो क्या है क्या नहीं है उसके विवाद में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अब ये जो है पूरा होता है। अब आंग्ल मराठा युद्ध ठीक आएगा इसके बाद में। तो चलिए आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं और उसके बाद में क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक, आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद मराठा राज्य आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था। ठीक, अब बालाजी बाजीराव ये वही हैं नाना साहब जिसको कहा जाता था। ठीक, नाना साहब जिसको कहा जाता था। अब इनके बाद जो है कौन बनेगा पेशवा? इसकी लड़ाई होती है तो माधव राव पेशवा बनाए जाते हैं। माधव राव, ठीक है, पेशवा बनाए जाते हैं। लेकिन इससे नाखुश हो जाता है इनका चाचा रघुनाथ राव, ठीक है, जिसको राघुबा भी कहा जाता था। ठीक, तो नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने अल्पायु माधव राव नारायण को, देखिए पहले माधव राव बनेंगे पेशवा। ठीक, फिर इसका चाचा रघुनाथ राव नहीं बन पाएगा। फिर इनके बाद जो है एक रहेंगे नारायण राव, ठीक है, वो पेशवा बनेंगे और ये एक ही साल में मृत्यु हो जाएगी। फिर इनका पुत्र रहेगा माधव नारायण राव, ये बनेगा पेशवा। और ये किसके जो है नेतृत्व में रहेगा? नाना फडणवीस के नेतृत्व में जो है, ये भी बालक है तो नाना फडणवीस के नेतृत्व में ये जो है कार्यभार संभालेगा। पेशवा बना दिया जाता है इसको। और प्रमुख मराठा सरदारों ने मिलकर एक 12 भाई परिषद का गठन किया और प्रशासन चलाना प्रारंभ कर दिया। कौन सी परिषद? 12 भाई परिषद। ठीक है, 12 भाई परिषद। ये पूछा जाता है कि 12 भाई परिषद किस साम्राज्य से जो है सुमेलित है, या 12 भाई परिषद किस साम्राज्य को संभालती थी? तो मराठा साम्राज्य में से जो है मिली हुई थी। ठीक, प्रमुख मराठा सरदारों की चुनौती का सामना करने के जब चुनौती का सामना नहीं कर पाया तो रघुनाथ राव उर्फ राघोबा क्या करेगा? अंग्रेजों से सहायता मांगेगा कि यार हमको जो है वहाँ का सरदार बनाओ। कहाँ का? मराठा सरदार। ठीक है, क्योंकि हमको तो ये लोग बनने नहीं दे रहे हैं जो प्रमुख जो है सरदार थे, जो प्रमुख वहाँ के मराठा सरदार थे। तो ये जो है अपने आप को क्या पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगेगा। अंग्रेजों के पास से मुंबई पहुँच जाएगा और पूना दरबार या बम्बई जाकर नाना फडणवीस जो कि पूना दरबार चलाते थे के विरुद्ध बम्बई की अंग्रेजी अंग्रेजी सरकार से सहायता मांगेगा। यही से दुर्भाग्य जो है चालू हो जाएगा कि इसका मराठों का। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण इसका जो प्रयास रहता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बन जाता है। ठीक, ये कहेगा कि हम बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करेगा कि मुझे आप जो है वहाँ का सरदार बना दो या जो है पेशवा बना दो और मैं आपको धन धान्य से सपोर्ट कर दूंगा। जो आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी मैं सब पूरा करूंगा। जो लोग नहीं मानते हैं मैं मानने को तैयार हूं, केवल हमको पेशवा बनना है। ठीक, अब ये जो है वहाँ पे एक संधि कर लेगा कि मैं आपको सब कुछ देने को तैयार रहूँगा जो आप चाहेंगे। तो इसी संधि को कहा जाएगा सूरत की संधि। याद रखिएगा, अभी युद्ध चालू नहीं हुआ है और एक संधि हो गई सूरत की संधि। और ये संधि किसके किसके बीच होती है? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है, सूरत की संधि। ठीक है, जिसमें अंग्रेज वादा करते हैं कि हम रघुनाथ राव को पेशवा बना देंगे। ठीक, अब ये सब संधि होके ये लोग आएंगे और जो है इस पे मराठा पे आक्रमण कर देंगे, पेशवाओं पे। ठीक, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चालू होगा 1775 से 1782 तक। सूरत की संधि के अनुसार कर्नल किटिंग वहाँ का उस समय था नेतृत्व करता। ठीक है, ये अंग्रेजी सेना में सूरत पहुंची इसके नेतृत्व में। और 18 मई 1775 में आरस के मैदान में, कहाँ पर? आरस के मैदान में अंग्रेजों एवं मराठों के बीच भीषण युद्ध होता है जिसमें मराठे पराजित हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों का मराठा क्षेत्र पर अधिकार
होते नहीं हैं, ठीक है, अंग्रेज जो है अधिकार नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। तो 1778 में बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने पुनः मराठों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने भी बंगाल की एक सेना इनके जो है सहायता के लिए भेजी। तो एक युद्ध होता है तेलगांव का युद्ध। तेलगांव के युद्ध में बम्बई की अंग्रेजी सेना मराठों से पराजित हो जाती है, ठीक, अंग्रेजी सेना मराठों से क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। इस युद्ध का नाम रहेगा तेलगांव का युद्ध। तेलगांव के युद्ध में अंग्रेजी सेना पराजित हो जाएगी मराठों से। देखिए परिणाम स्वरूप क्या होगा कि 1779 में बड़गांव की संधि हो जाएगी। 1779 में क्या होगी, बड़गांव की संधि होगी। साल बाई की संधि लास्ट में होगी, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होगा, ठीक। यह संधि पूना दरबार एवं अंग्रेजों के बीच में होती है। सूरत की संधि कहाँ कहाँ हुई थी उनके बीच में बता दिए, ठीक है, नारायण राव और जो है रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी जो है सूरत की संधि। और ये जो पूना दरबार अंग्रेजों के बीच संधि हो रही है, ये है साल बाई की संधि। इसके द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होगा। मुख्य शर्तें इसकी ये थी कि सेलसट द्वीप, जो सेलसट द्वीप था यमथाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे देंगे ये लोग, मराठा लोग। अंग्रेज रघुनाथ राव को छोड़ देंगे, जो रघुनाथ राव जो कि वहाँ पर जो है गया था अंग्रेजों की सहायता मांगने। तो इसमें युद्ध ये जो है संधि में बताया जाएगा कि अंग्रेज लोग उसका साथ छोड़ दें। रघुनाथ राव पर खर्च की गई 12 लाख रुपये पूना दरबार अंग्रेजों को देगा। राघोबा, जो कि जो है रघुनाथ राव को राघोबा भी कहा जाता था, को 3.5 लाख रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। बम्बई एवं दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को ये लोग वापस कर देते हैं और इससे 20 वर्ष का शांतिकाल बना रहता है। 20 वर्ष तक कोई युद्ध अंग्रेजों के बीच और पेशवाओं के बीच नहीं होगा, मराठों के बीच, ठीक। अब क्या होगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होगा, 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में। क्यों होगा, 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन जाता है। अब हर कोई पेशवा बनना चाह रहा है, ठीक। पेशवा बाजीराव सेकंड एवं दौलत राव सिंधिया, ठीक है, जो कि मराठा ही थे दोनों, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, होलकर के विरुद्ध मोर्चा खोल देते हैं, ठीक है, होलकर से लड़ जाते हैं। तो बाजी जो है पेशवा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, पेशवा प्लस सिंधिया, ये जो है किससे लड़ जाएंगे, होलकर से। और ये तीनों ही क्या हैं, तीनों ही हैं जो है मराठा सरदार, ठीक। 1800, अब ये अलग अलग क्षेत्र में है लेकिन है मराठा सरदार ही। 1802 में पूना के निकट हुए युद्ध में होलकर जो है क्या कर देता है, ये जो पेशवा और सिंधिया वाली जो संयुक्त सेना थी इनको हरा देता है होलकर अकेले ही, ठीक है, पराजित कर देता है। और रघुनाथ राव जो कि राघोबा था उसके दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर देते हैं। कौन, होलकर साहब, ठीक। इनको पेशवा घोषित कर देंगे। अब पेशवा पहुंच जाएंगे, जो पहले पेशवा थे ये अंग्रेजों के पास पहुंच गए, ठीक है, क्या करने कि हमको आप बचा लो, हम पेशवा थे और होलकर ने हमको हरा दिया, विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया, आप हमको पेशवा ही बना रहने दो, तो हम क्या करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, जो आप मतलब मांगोगे हम उसको पूरा करेंगे, जो राज्य मांगोगे राज्य देंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि पेशवा बाजीराव, जो कि अभी पेशवा बाजीराव सेकंड जो कि होलकर से लड़ा था, वो हार गया था जो, तो अब अंग्रेजों के पास पहुंचा और सहायता मांगी। परिणाम स्वरूप कौन सी संधि होगी, बसीन की संधि। बेसीन कहीं कहीं लिखा था, कहीं कहीं बसीन, तो आप याद रखिए बसीन की संधि होती है। तो बसीन की संधि ये जो है जब दूसरा युद्ध शुरुआत होने वाला होगा तब होगा, ठीक। अब ये जो घटना घटी थी अभी होलकर और जो है इनके बीच में दो युद्ध हुए थे, जो होलकर और पेशवा और सिंधिया के बीच में, पेशवा सिंधिया संयुक्त सेना और होलकर के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये 1802 में ही घटना घट गई थी। अब 1803 आते आते ये जो है हार गए और अंग्रेजों के पास सहायता मांगने पहुंच गए। अब अंग्रेज उठेंगे और किस पे जो है बसीन की संधि होगी, जैसे वहाँ पे सूरत की संधि हुई थी, अब अंग्रेज एंट्री मारेंगे इसमें, ठीक। तो दौलत राव सिंधिया, अप्पाजी भोसले और यशवंत राव होलकर ने पेशवा का विरोध किया, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। पेशवा जाके अंग्रेजों से मिल गया और होगा क्या कि लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम सिंधिया एवं भोसले की सेना को पराजित किया। दोनों ने अंग्रेजों के साथ अलग अलग संधि कर ली, ठीक। 1805 में अंग्रेजों ने यशवंत राव होलकर को भी पराजित कर दिया। पहले सिंधिया को पराजित करेंगे, भोसले को पराजित किया और फिर होलकर को भी पराजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप इसने भी अंग्रेजों से संधि कर ली। भाई संधि करनी ही पड़ेगी जब हार गए तब। अब ये संधि करके फिर आराम से बैठ जाएंगे। तब 1817 से 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, ठीक। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स, यहाँ देखिएगा वारेन हेस्टिंग्स नहीं लिखा है, लॉर्ड हेस्टिंग्स लिखा है। तो इस समय गवर्नर कौन रहता है,
गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स रहता है। ठीक, तो इसके शासनकाल में लड़ा जाएगा 1817 से 1818 के बीच। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा और यही फाइनल होगा। ठीक, अंग्रेजों ने 1817 में सिंधिया से ग्वालियर की संधि की। कहाँ की? ग्वालियर की संधि की, जिसके अनुसार सिंधिया पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों को सहयोग करेगा और चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम राज्यों से अपना अधिकार समाप्त करेगा। ठीक है, सिंधिया ने अंग्रेजों को सौंप दिया वो अधिकार चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। ठीक, जून 1817 में क्या होगा कि अंग्रेजों ने पेशवा से पूना की संधि की, जिसके द्वारा पेशवा ने मराठों की प्रधानता स्वीकार कर लिया। ठीक है, मराठों की प्रधानता को पेशवा ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले भोसले ने भी अंग्रेजों से अधीनता स्वीकार कर लिया था। अब सब लोग सरेंडर कर गए। ठीक है, अंग्रेजों के सामने। 1817 में संधि का उल्लंघन करके पेशवा भोसले एवं होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तथा हार जाते हैं। परिणाम स्वरूप किरकी में पेशवा, सीताबर्डी में भोसले तथा महीदपुर में होलकर अंग्रेजों से पराजित होंगे। याद रखिएगा, महीदपुर में होलकर पराजित होते हैं, सीताबर्डी में भोसले पराजित होते हैं और किरकी में पेशवा अंग्रेजों से हार जाते हैं। ठीक, जनवरी 1818 में होलकर अंग्रेजों से मंदसौर की संधि करते हैं। ठीक, मंदसौर की संधि कौन करता है? होलकर करते हैं। करके राजपूत राज्यों से अपने अधिकार वापस ले लेता है। पेशवा बाजीराव सेकंड कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर देता है पेशवा बाजीराव सेकंड, और अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर पेशवा के राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। पेशवा को 4 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देखिए इन बहुत ध्यान से ये सब याद रखिएगा जो रुपये रहते हैं। 4 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने के लिए आज्ञा दे दी। यहीं 1853 में पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो गई। ठीक, चलिए जो अभी तक घटनाक्रम पढ़े हम लोग एक सरसरी निगाह में जल्दी से देखेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं स्थगित करेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ। सूरत की संधि से इसकी शुरुआत हुई थी और सालबाई की संधि पर इसका अंत हुआ। माधवराव नारायण इस समय पेशवा था और इस समय जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। संधि इसमें जो शुरुआत हुई थी बेसिन की संधि से हुई थी और अंत हुआ राजघाट की संधि से। बाजीराव सेकंड जॉर्ज बेलेजली। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच होता है। इस समय पेशवा रहता है बाजीराव सेकंड और लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ के यहाँ इस समय जो है गवर्नर जनरल रहता है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।